जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने ब्लड का जो चैप्टर है वो चालू कर रखा है। आज कुछ हम पहले लिख लिए इसलिए कि थोड़ा आपका समय बचे, फटाफट जो है हो जाए। देखिए, हमने जो पढ़ा रहे थे, जो आरबीसी के बारे में पढ़ा रहे थे और हमने हीमोपोइसिस हमने पढ़ा दिया। हीमोपोइसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यानी ब्लड का जो फॉर्मेशन है उसकी प्रोसेस को कहते हैं हीमोपोइसिस। अब हीमोपोइसिस में जब ब्लड में आरबीसी बनता है तो उसको इरिथ्रोपोइसिस, है ना। डब्ल्यूबीसी बनता है ल्यूकोपोइसिस और प्लेटलेट बनता है तो थ्रोम्बोपोइसिस उसको कहा जाता है, ठीक है ना। इस तरह से जो है हमने अध्ययन किया था। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है ना। ये कुछ कुछ हमने इसका देख लिया है पहले। साथ में जब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, वो कैसे क्या क्या उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसका आज हम बात करेंगे। आरबीसी का हम बात करेंगे। तो देखिए, आरबीसी जो है उसका नॉर्मल काउंट कितना होता है, 4.5 से 5.5 मिलियन होता है। कितना होता है, यानी कि 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन के बीच में आरबीसी होता है, ठीक है। और ये कितने ml ब्लड की बात करते हैं, 100 यानी 100 ml ब्लड में इतना जो है आरबीसी का काउंट होता है। देखिए, आरबीसी जो है ना, संख्या में तो सबसे ज्यादा है। ब्लड सेल में अगर देखा जाए तो आरबीसी क्या होती है, संख्या में ज्यादा होती है पर सबसे छोटी है। जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की जब हम बात करते हैं तो आरबीसी संख्या में तो ज्यादा है पर जो है इसका साइज जो है बहुत छोटा है। डब्ल्यूबीसी साइज में बड़ी होती है पर संख्या में कम होती है। अगर देखा जाए तीनों सेल में तो संख्या सबसे ज्यादा आरबीसी की होती है, फिर किसकी होती है, प्लेटलेट्स की होती है, फिर किसकी होती है जो है डब्ल्यूबीसी की। यानी डब्ल्यूबीसी संख्या में सबसे कम होती है, संख्या में आरबीसी सबसे ज्यादा होती है। अब जब हम डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करेंगे हम आरबीसी का। और आरबीसी का संख्या आपको बताई दिया कि कितना होती है, 100 मिलियन यानी 100 ml ब्लड में इतना आरबीसी होती है। 4.5 से 5.5 मिलियन होती है। फिर बात करते हैं, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। किसमें, आरबीसी में। और साथ साथ क्या नहीं होता आरबीसी में, साथ साथ में रेटिकुलोसाइट भी नहीं होता, रेटिकुलम भी नहीं होता। साथ साथ में क्या नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। आप कहोगे सर जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो आप पढ़ा है कि जब सेल जो है अपना पोषण या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी को स्टोर रखता है, तो सर ये सेल कहाँ से अपना भोजन ग्रहण करती है। भाई देखिए, आरबीसी जो है अपना भोजन कहाँ से ग्रहण कर लेती है, ग्लूकोज से ही कर लेती है। यानी इसको एटीपी की आवश्यकता नहीं रहती। ये सेल जो है ग्लूकोज से ही अपना पोषण डायरेक्ट बना लेती है, ऊर्जा बना लेती है। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए इसको, केवल ग्लूकोज से इसका काम हो जाता है। इसके लिए एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। एटीपी कौन बनाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं है तो किसकी वजह से इसमें एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ग्लूकोज की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, ग्लूकोज की वजह से होता है। आप कहोगे क्या सर और भी कोई ऐसे जीव हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। हाँ बिल्कुल, जितने भी स्तनधारी हैं उनकी आरबीसी के अंदर, केवल हम आरबीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आरबीसी के अंदर क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। इसीलिए ये सेल का डिवाइडेशन तो होता है, बनती तो है, पर एक लाइफ टाइम इनका बहुत ज्यादा नहीं होता। यानी
20 दिन में ये खत्म हो जाती है। अब कहोगे क्या सर सभी में नहीं होता न्यूक्लियस? भाई एक दो ऐसे जीव है, जैसे ऊंट हो गया है ना, उसका बच्चा हो गया लांभा, साथ साथ में जो जिराफ है उनकी ब्लड या कहे उनका जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। किस एक्सेप्शन में क्या लिख सकते हैं हम? कैमल, ठीक है, और जिराफ, ठीक है, इनकी आरबीसी जो होती है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। किस किस में? ऊंट और जिराफ। अब इसके बाद आगे अब बात करते हैं कि बोला सर इसका आकार की कैसे होता है? भाई इसका आकार होता है 7.2 माइक्रोन। कितना आकार होता है? 7.2 माइक्रोन होता है। देखिए हिंदी में आप सिंपल सा आप लिख सकते हैं सामान्य काउंट इतनी होती है, फिर आप लिख सकते हैं आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, रेटिकुलम भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। जो मैं बोल रहा हूँ सब हिंदी में ही बोल रहा हूँ, तो ऐसे कैसे जिसको हिंदी में नोट्स बनाने हैं वो हिंदी में लिख ले, ऐसे कैसे, ठीक है ना। अब दोनों लैंग्वेज में थोड़ा संभव है नहीं, अभी टेलीग्राम चैनल पे थोड़े दिन में डालने लग जाएंगे नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। अब साइज जो है कितना होता है आरबीसी का? 7.2 माइक्रोन होता है। कितना होता है आरबीसी का साइज? 7.2 माइक्रोन होता है। देखिए, और इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार बाइकोनकेव होता है या डंबल शेप। देखिए डंबल कैसा होता है? इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। देखिए डंबल को पकड़े तो भी ऊपर थोड़ा चौड़ा रहेगा ऐसे, नीचे भी, और बीच में क्या रहेगा? पकड़ने वाला जगह जो है थोड़ा सकड़ा रहेगा ऐसे पकड़ने का। तो इस तरह का जो शेप होता है उसको क्या कहते हैं? डंबल शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? डंबल शेप कहते हैं। तो आरबीसी कैसी होती है? बाइकोनकेव या कहेगी डंबल शेप होती है, ठीक है, डंबल शेप होती है। आकार कितना होता है? 7.2 माइक्रोन होता है। कुल संख्या कितनी होती है? 4.5 से 5.5 मिलियन होती है। अब बात करते हैं कि इसका लाइफ स्पान यानी जीवन काल कितना होता है। लाइफ स्पान को क्या कहेंगे? जीवन काल, ठीक है, जीवन काल, हिंदी सबका बता रहे। और 120 दिन तो किसमें? एडल्ट की यदि हम बात करते हैं तो कितने दिन होता है? 120 दिन होता है। जबकि एक बच्चा जो होता है उसके आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? केवल 80 दिन होता है। कितना होता है? केवल 80 दिन होता है। और एडल्ट का बात करते हैं तो 120 दिन होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। यानी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है, यानी आरबीसी एक बार बनने के बाद कितने दिन तक जीवित रहती है। तो कितना दिन रहती है? 120 दिन। और जो बच्चों में कितने दिन आरबीसी रहती है? केवल 80 दिन। अब हम बात करेंगे कि भाई आरबीसी जो है ना इसका एरिया कितना है। टोटल जो देखा जाए तो इसका एरिया कितना है, तो भाई इसका जो एरिया जो है ना 1 स्क्वायर मीटर की बात करें तो 3820 स्क्वायर मीटर ये इसका एरिया है। इतना एरिया है, 3820 स्क्वायर मीटर आरबीसी का एरिया होता है। हम सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया नहीं आरबीसी कहाँ कहाँ फैली हुई है, कितने एरिया में फैली हुई है, तो इसका स्क्वायर मीटर में निकाले तो 3820 स्क्वायर मीटर आरबीसी का क्या आता है? इस जो एरिया आता है किसमें? एक व्यस्क एडल्ट में, ठीक है, एडल्ट में इतना होता है। अब कहोगे सर आरबीसी जो है लाल होती है। हाँ बिल्कुल लाल होती है। तो सर आरबीसी का रंग लाल होता है वो किसकी वजह से होता है? तो भाई आरबीसी का रंग जो है ना हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। पर ध्यान दीजिए हीमोग्लोबिन में भी एक पदार्थ पाया जाता है और वो खास तौर से इसका रंग लाल करता है, और उस पदार्थ का क्या नाम है? पोरफायरिन पिगामेंट। क्या नाम है? पोरफायरिन पिगामेंट, ठीक है, पोरफायरिन
कई जगह हीमोसाइनिन भी लिखा जाएगा, हीमोसाइनिन। तो हीमोसाइनिन का मतलब भी होता है लाल वर्णक, जिसकी वजह से, और उस लाल वर्णक का वास्तविक नाम क्या होता है मेडिकल साइंस में, पोरफायरिन होता है। कई जगह आपको लिखा मिले हीमोसाइनिन, तो हीमोसाइनिन पिगमेंट लिखा है, तो हीमोसाइनिन पिगमेंट का मतलब भी क्या है कि वो भी क्या कर रहा है, रक्त को लाल कर रहा है। तो इसी तरह से पोरफायरिन भी क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन में जो रेड कलर हो रहा है वो पोरफायरिन की वजह से ही होता है। ये पिगमेंट का और दूसरा नाम क्या है, हीमोसाइनिन पिगमेंट, ठीक है, इसका दूसरा नाम है हीमोसाइनिन पिगमेंट। अब जो है ये क्या करता है भाई, ये जो है ना हीमोग्लोबिन का रंग लाल करने में सहायता करता है या मदद करता है। अब आगे हम बात करें एक यूनिट, बहुत बच्चों को पता नहीं है कि 1 यूनिट ब्लड चढ़ा, इसको 2 यूनिट ब्लड चढ़ गया, इसको 5 यूनिट ब्लड चढ़ गया, है ना, ऐसे आप सुने हैं, ठीक है ना। पर ध्यान दीजिए, पूरा होल ब्लड की बात नहीं कर रहे। यदि हम पूरा होल ब्लड की बात करते हैं वो अलग वैल्यू है, जबकि आरबीसी की वैल्यू अलग होती है। प्लेटलेट्स चढ़ाते तो उसका वैल्यू अलग अलग है, यानी को प्लेटलेट्स भी अलग से चढ़ाई जाती है, आरबीसी भी अलग से चढ़ाई जाती है, और कई बार पूरा ब्लड भी चढ़ाया जाता है। तो हम आज आरबीसी की बात करें तो आरबीसी 1 यूनिट आरबीसी, 1 यूनिट आरबीसी के अंदर ब्लड ये जो है कि, कितना होता है, 1 यूनिट आरबीसी जो है कितने ml में होती है, 250 ml ब्लड में, या कह के कितना आरबीसी, 1 यूनिट आरबीसी होती है 250 ml ब्लड के अंदर। अब देखिए 1 यूनिट आरबीसी जो है, 1 यूनिट आरबीसी उसमें पॉकेट सेल वॉल्यूम कितना होता है, पॉकेट सेल वॉल्यूम कितना होता है। तो भाई इसका जो मात्रा होता है 2 से 3 ग्राम, कितना, 2 से 3 ग्राम। ये क्या करती है, 1 यूनिट ब्लड चढ़ाने पर पॉकेट सेल वॉल्यूम कितना बढ़ जाता। देखिए किसी व्यक्ति में पॉकेट सेल वॉल्यूम कम हो गया, पॉकेट सेल वॉल्यूम क्या होता है अभी बता रहे हैं उसके बारे में, पर ध्यान दीजिए 1 यूनिट आरबीसी जो है वो पॉकेट सेल वॉल्यूम कितना % बढ़ा देती है, 1 यूनिट आरबीसी 2 से 3%, कितना बढ़ा देती है, 2 से 3%। और 1 यूनिट आरबीसी यानी 250 ml ब्लड में 1 यूनिट आरबीसी होती है, और ये यूनिट आरबीसी जो है हीमोग्लोबिन कितना बढ़ा देती है, 1 ग्राम बढ़ाती है। हीमोग्लोबिन कितना बढ़ाती है, 1 ग्राम बढ़ाती है, जबकि पॉकेट सेल वॉल्यूम ये कितना बढ़ा देती है, 2 से 3%। देखिए पॉकेट सेल वॉल्यूम जैसे 30 से नीचे आ जाता है तो एनीमिया हो जाता है, ठीक है ना, एनीमिया हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन कितना बढ़ाती है, 1 ग्राम, पॉकेट सेल वॉल्यूम कितना बढ़ाती है, 2 से 3 ग्राम। अब इसमें यदि इसका जीवन काल या कहे क्या, जब ब्लड डोनेट कर देते हैं तो उस ब्लड को कितने दिन तक स्टोर रख सकते हैं, ठीक है। तो भाई वो ब्लड जो है उसमें यदि एंटीकोगुलेंट मिला दिया जाए, एंटीकोगुलेंट का मतलब है जो ब्लड को जमने नहीं दे, खराब नहीं होने दे, है ना, उसको क्या बोलेंगे, एंटीकोगुलेंट। क्या कहेंगे, एंटीकोगुलेंट। अब ये एंटीकोगुलेंट जो होता है इसका नाम है सिट्रेट। सिट्रेट क्या करता है, इसमें ब्लड में सिट्रेट क्या करता है, ब्लड को खराब होने से बचाता है, ब्लड को खराब होने से बचाता है। ब्लड को खराब होने से कौन बचाता है, सिट्रेट बचाता है। जब ब्लड बैंक में ब्लड जमा करते हैं तो उसमें सिट्रेट जो एंटीकोगुलेंट मिला दिया जाता है, साथ साथ में फॉस्फेट भी उसमें मिलाया जाता है, और ऐसे करके इस ब्लड को लगभग 35 से 42 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति ने ब्लड जब डोनेट किया तो उस ब्लड को 35 से जो है 42 दिन तक उसको ब्लड बैंक में रख सकते हैं। भाई आरबीसी जब चढ़ा रहे हैं तो कितना समय में आरबीसी
चढ़ जाना चाहिए। तो भाई वैसे तो इसका नॉर्मल समय है 4 घंटे, यानी 4 घंटे में ये चढ़ जानी चाहिए। यदि ब्लड को 2 घंटे, 1 यूनिट आरबीसी को 2 घंटे पहले ही चढ़ा दिया, यानी 2 घंटे से भी कम समय लिया, तो भाई ऐसे समय में क्या हो सकता है, आरबीसी का ओवरलोड हो सकता है। क्या हो सकता है, ओवरलोड हो सकता है, यानी हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है ना। तो आरबीसी को जब भी चढ़ाना है तो लगभग कितने घंटे में चढ़ जानी चाहिए, 4 घंटे के अंदर अंदर, यानी 4 घंटे के अंदर अंदर चढ़ जानी चाहिए। और यदि 4 घंटे में नहीं चढ़ती है, यदि 4 घंटे में नहीं चढ़ती है, 4 घंटे से ज्यादा समय लगता है, तो सेप्टिसेमिया हो सकता है। सेप्टिसेमिया यानी एक तरह का इन्फेक्शन उसमें हो सकता है। सेप्टिसेमिया का मतलब ही होता है ब्लड में इन्फेक्शन। क्या हो सकता है, उसके ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है। तो देखिए, नहीं तो आरबीसी को 2 घंटे से पहले चढ़ाना है, नहीं आरबीसी को 4 घंटे के बाद में चढ़ाना है, यानी एक सही टाइम होता है 3 से 4 घंटे, इसके बीच में आरबीसी जो है चढ़ा देनी चाहिए। इस तरह से जो है हम आरबीसी के बारे में, ब्लड बैंक के बारे में पढ़ा रहे थे, यानी आरबीसी को कितने समय तक हम रख सकते हैं, यानी स्टोर कितने टेम्परेचर पर आरबीसी को हम कर सकते हैं। तो भाई आरबीसी का जो स्टोरेज है ना, इसको हम कर सकते हैं लगभग हमारा 2.8 सेंटीग्रेड तापमान, यानी 2.5 सेंटीग्रेड तापमान पर हम आरबीसी का स्टोरेज रख सकते हैं, यानी आरबीसी को वहां पर सुरक्षित रख सकते हैं, यानी 2.5 या कहे कि 2.8 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम इसको जो है सुरक्षित रख सकते हैं। अब देखिए, अभी हम बता रहे थे पॉकेट सेल वॉल्यूम की बात कर रहे थे यहाँ पर कि पॉकेट सेल वॉल्यूम क्या है। तो भाई पॉकेट सेल वॉल्यूम का ही दूसरा नाम होता है हेमेटोक्राइट वॉल्यूम, या इसी का दूसरा नाम क्या है, पॉकेट सेल वॉल्यूम। इसी का दूसरा नाम क्या है, पॉकेट सेल वॉल्यूम या हेमेटोक्राइट वॉल्यूम, हेमेटोक्राइट वॉल्यूम। और शॉर्ट में इसको पीसीवी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पीसीवी के नाम से भी इसको जाना जाता है, हेमेटोक्राइट वॉल्यूम, या इसको दूसरा क्या नाम देंगे, पीसीवी, हेमेटोक्राइट वॉल्यूम, या इसको दूसरा क्या नाम देंगे, जो है कि पॉकेट सेल वॉल्यूम। अब पॉकेट सेल वॉल्यूम का जब हम बात कर रहे हैं तो कितना होती है, तो देखिए भाई पॉकेट सेल वॉल्यूम जो है ना, मेल में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है। तो मेल में कितना होती है और फीमेल में कितना होती है, देख लीजिए। मेल जो होता है ना, उसके अंदर पॉकेट सेल वॉल्यूम की मात्रा कितना होती है, 42 से 48, है ना। इसका रेंज देखे तो 45 इसको कह सकते हैं, यानी एवरेज इसका इतना होता है, यानी 42 से 48 एवरेज इसका होता है। तो मतलब एक आइडिया देख ले तो 45 के आसपास का जो है वो इतना जो है हमारा पॉकेट सेल वॉल्यूम होता है। फीमेल में कितना होता है, तो भाई फीमेल के अंदर जो है ना 38 से लेकर 46 होता है, और इसका एवरेज देखा जाए तो 42 होता है, इतना होता है। अब कहोगे सर ये कैसे निकालते हैं, भाई क्या करते हैं कि जो जैसे कि हम एक वाइल में ब्लड लेंगे, ब्लड लेने के बाद जैसे हमने, ये हमारा वाइल है, ये हमारा वाइल है, इसमें हमने ब्लड ले लिया। अब जैसे ही ब्लड लिया, अब ब्लड लेने के बाद जैसे हमने 100 ml जो है ब्लड लिया। अब ये ब्लड जब लिया तो देखिए ये क्या करता है, ब्लड थोड़ी देर जब इसको रख देते हैं तो ब्लड में सेटल डाउन हो जाता है, यानी आरबीसी नीचे की ओर जम जाती है, बाकी प्लाज्मा वगैरह जो है ये ऊपर रह जाता है। ये जैसे आरबीसी क्या हो गई, नीचे की ओर जम गई, नीचे बैठ गई, यानी ब्लड सेल का जब सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी इसका नीचे वाला पैदा वाला भाग है, इसमें जाकर आरबीसी
जो है बैठ जाती है। तो जितना इस 100 ml जो ब्लड हमने लिया था, इसमें कितना जो इसने एरिया अपना जो है ले लिया, कितना एरिया अपना इसने ऑक्यूपाई कर लिया, यानी कितना जो क्षेत्र इसने अपना जो है इसने कवर किया। तो एक जब ml इसमें जो है ब्लड ले रहे हैं या जितना भी ब्लड ले रहे हैं एक बार, तो उसमें कितना अपना जो एरिया ये कवर कर रही है उसको कहते हैं पॉकेट सेल वॉल्यूम। क्या कहते हैं? पॉकेट सेल वॉल्यूम उसको कहा जाता है। नीचे की ओर जो आरबीसी का सेटल डाउन होता है और नीचे की ओर जो आरबीसी जम जाती है, ऊपर क्या रह जाता है? प्लाज्मा वगैरह ये ऊपर रहता है, नीचे आरबीसी बैठ जाती है। तो ये जो है जो हमने ब्लड लिया है उसमें लगभग 42 से 48 या एवरेज देखा जाए तो 45 एरिया कौन कवर करती है? आरबीसी कवर करती है। और फीमेल में लगभग 38 से 46 या कहे कि एवरेज देखा जाए तो 42। अब आरबीसी जो है कैसे बनती है? बात करें आरबीसी के बनने की, देखिए यहाँ पुरुष में कम है यानी मेल में ज्यादा है और फीमेल में क्या है? कम। कौन? आरबीसी। तो आरबीसी मेल में क्यों ज्यादा रहती है? इसका क्या कारण है भाई? इसका कारण है हमारे जो मेल हैं उनके अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ना, किडनी को बोलता है कि आप जो है एक हार्मोन स्त्रावित कीजिए, या कहे जिसका क्या नाम है? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है। क्या नाम है? इरिथ्रोपोइटिन। ये कहां से स्त्रावित होता है? हमारी किडनी से, ठीक है ना। और ये इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है ना, ये किसी को प्रेरित करता है, आरबीसी बनाने को प्रेरित करता है। कहीं न कहीं टेस्टोस्टेरोन जो बनता है वो आरबीसी के बनने में सहायता करता है या प्रेरित करता है। किसको? इरिथ्रोपोइटिन को, कि आप जो है क्या बनाइए? आप आरबीसी बनाइए। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को प्रेरित करता है कि आप जो है आरबीसी का प्रोडक्शन कीजिए। तो कहीं न कहीं हमारे इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है आरबीसी निर्माण में सहायता करता है। हमने कौन कौन सा हार्मोन सहायता करता है उसका हीमोपोइसिस के अंदर और डिटेल से उसको बता दिया है। अब यदि ये पॉकेट सेल वॉल्यूम जो है ना, नॉर्मली मेल के अंदर कितना होता है? 45, फीमेल के अंदर कितना होता है? 42%। अब ये कम हो जाए, ये घट जाए, पॉकेट सेल वॉल्यूम यदि घट जाता है, कम हो जाता है, यानी जैसे अब यहाँ पर मान लीजिए ये था 42 या 45, अब ये कम हो गया, ये कम हो गया, और ये जो है कितने पे आ गया? केवल जो है आ गया 30% पे, ठीक है। घट के 42% से और 45% घट के 30 पे आ गया। तो अब इस कंडीशन को क्या कह देंगे? एनीमिया। यानी अब उसके क्या हो गया? एनीमिया हो गया। ऐसे व्यक्ति में जिसमें पॉकेट सेल वॉल्यूम घट रहा है, तो किसका शिकार हो गया भाई? वो शिकार हो गया एनीमिया का। अब क्या सर बढ़ने से भी कोई बीमारी होती है? कि बिल्कुल बीमारी होती है। बढ़ता है पॉकेट सेल वॉल्यूम तो वो भी खतरनाक है, और घटता है तो वो भी खतरनाक है। दोनों ही स्थिति बेकार है, ये घटे या बढ़े। तो सब जो बढ़ेगा उसको क्या कहेंगे? बढ़ेगा तो उसको कहते हैं हम पोली जो है कि सिस्टेमिया। तो अब पोली सिस्टेमिया में क्या होता है? इसमें जब ब्लड की मात्रा या कहे कि जो आरबीसी जो है ब्लड में उसकी मात्रा 65 से ज्यादा हो जाए, यानी पॉकेट सेल वॉल्यूम के अंदर 30 से कम हुई तो एनीमिया हो गया। अगर ये वॉल्यूम बढ़ गई, ठीक है, ये वॉल्यूम क्या हो गई? बढ़ गई। अब और बढ़ के कितना हो गई? ये 60% से ज्यादा हो गई। पीसीबी की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई, और कितनी हो गई? 60 से ज्यादा हो गई।
अब इसको क्या कहेंगे? अब भाई इसको जो है ना पॉलिसीमिया कहेंगे। ये क्या कर सकता है भाई? किसी भी व्यक्ति में स्ट्रोक ला सकता है, हार्ट में अटैक ला सकता है। स्ट्रोक क्या होता है? हमारा जो ब्लड सप्लाई है किसको? ब्रेन को जो जा रहा है उसमें कोई दिक्कत आ जाए, उसकी रुकावट हो जाए, यानी या तो पूरे ब्रेन का ब्लड सप्लाई बाधित होना, हाँ, या तो इसका ब्रेन का सप्लाई पूर्ण तरीके से ब्लॉक हो जाए या पार्सली हो जाए, थोड़ा बहुत हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं स्ट्रोक। क्या कहते हैं? स्ट्रोक कहते हैं। साथ में हार्ट में अटैक आ सकता है, जिसको हार्ट अटैक भी बोला जाता है। ये हमारा इस तरह से बहुत ही खतरनाक है। कौन खतरनाक है? पॉलीसीमिया भी खतरनाक है और एनीमिया भी खतरनाक है, यानी दोनों ही स्थिति क्या है? एबनॉर्मल स्थिति है। तो पॉकेट सेल वॉल्यूम भी बनाए रखना है। अब दूसरा हमारा पॉइंट आता है हीमोग्लोबिन। क्या आता है? हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन जो है हीम प्लस ग्लोबिन से बना है। हीम का मतलब क्या होता है? आयरन होता है। क्या होता है? आयरन। हीम का मीन्स क्या होता है? आयरन। अब आयरन, हीम क्या है? आयरन। ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। अब आयरन कितना होता है? हम जब बात करते हैं ब्लड की तो लगभग 100 ml के अंदर कितना होता है? 3.34 1 ग्राम के अंदर जो है HB, 1 ग्राम HB का हम बात करें तो 3.34 आयरन होता है। ठीक है, यानी 100 ml ब्लड जब हम ले तो उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, यानी एक जो एडल्ट है, सामान्य व्यक्ति है एडल्ट, उसका 100 ml ब्लड ले तो उस 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। कितना ग्राम होता है? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन उसमें होता है। एक सामान्य एडल्ट जो होता है उसके ब्लड में 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। यानी एक सामान्य व्यक्ति का हम बात करते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? उस व्यक्ति में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। जबकि फीमेल में जो है 12 से ऊपर होनी चाहिए और पुरुष में 14 से ऊपर होनी चाहिए। तो मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। 12 से ऊपर जो ये फीमेल में होनी चाहिए, 14 से ऊपर एक मेल में होनी चाहिए। ये नॉर्मल वैल्यू है। अब बात करते हैं 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो इसमें जब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की तो हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। अब आयरन कितना पाया जाता है? भाई आयरन जो है ना 3.34% पाया जाता है। कितने में पाया जाता है? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। कितने ग्राम में? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में। अब देखिए, आप कहोगे तो टोटल कितना पाया जाता है? तो भाई देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3.34 को यदि हम मल्टीप्लाई कर ले, पूरा कितना ब्लड हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है? 15 ग्राम। तो 15 ग्राम ये टोटल पाया जा रहा है। तो ये लगभग 50 के समथिंग ये जो है कि आता है। इसका जो वैल्यू है वो कितना आता है? 50, यानी 50 के समथिंग इसका जो है वैल्यू इसका आता है। इतना ग्राम आयरन, मिलीग्राम आयरन इसमें पाया जाता है। किसमें? पूरा हमारा बॉडी है उसमें 15 ग्राम के जो है हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन में 3.34 पाया जाता है मिलीग्राम आयरन। तो 15 में कितना हो गया? लगभग 50 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है। इतना 50 ग्राम आयरन हमारे बॉडी में पाया जाता है, 50 mg। अब भाई और भी कुछ होता है क्या?
आयरन यहाँ किस अवस्था में होता है भाई? फेरस की अवस्था में होता है आयरन। किसकी अवस्था में? फेरस की अवस्था में होता है। फेरस इस तरह का इसको फेरस को किससे लिखते हैं? Fe+2 से। तो फेरस अवस्था में हमारे बॉडी के अंदर आयरन पाया जाता है। ये लिक्विड अवस्था है आयरन की। कैसी अवस्था है? लिक्विड। कोई कहे कि सर जंग क्यों नहीं लगती शरीर में? अरे भाई जंग इसलिए नहीं लगती कि यहाँ हमारा जो है ना ब्लड वो लिक्विड अवस्था में है, ठीक है। अब और भी बोला सर और भी धातु पाई जाती है कि मेटल ही तो है आयरन? हाँ बिल्कुल पाई जाती है। न्यूट्रिशन में पढ़ाएंगे कौन कौन से धातु पाई जाती है। कॉपर पाया जाता है। तो कॉपर क्या करता है? इस आयरन के एब्जॉर्बेशन को बढ़ाता है। क्या करता है कॉपर? आयरन के एब्जॉर्बेशन को बढ़ाता है। फिर और भी कुछ पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। कोबाल्ट भी पाया जाता है। कोबाल्ट क्या करता है? ये विटामिन B12 को बनाता है। किसको बनाता है? विटामिन B12 को बनाता है। कैल्शियम भी पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। ये क्या करता है? इसके एब्जॉर्बेशन को बढ़ाता है। किसके को? आयरन को। और कॉपर वैसे सारे ही एब्जॉर्बेशन को बढ़ाता है। किसी भी तरह का एब्जॉर्बेशन होता है तो उसमें भी मदद करता है। कौन? कॉपर करता है। अब आप कहोगे कि सर जो वैल्यू है क्या सब में ही समान होती है? भाई सब में समान नहीं होती। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें यानी इन न्यू बॉर्न की बात करें तो उसमें ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है? लगभग 23 ग्राम पर DL जो है 23 से कहीं कहीं बुक में 25 ग्राम भी दे रखा होगा। 23 से 25 ग्राम जो है जन्म के समय यानी एट बर्थ या कहे कि न्यू बॉर्न बोल दो या एट बर्थ बोल दो, तो ये जो है 23 से 25 ग्राम, कहीं कहीं बुक में आपको 25 ग्राम पर DL भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो इतना 23 से 25 ग्राम पर DL न्यू बॉर्न में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जैसे जैसे बच्चा न्यू बॉर्न से निकलकर जो है 3rd मंथ में आता है यानी इन्फेंट की अवस्था में रहता है उस समय, तो उसका ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है वो घट जाता है। घट के कितना हो जाता है भैया? घट के जो है ना ये 10.5 ग्राम पर DL में कन्वर्ट हो जाता है। भाई आप कहोगे सर ऐसा क्यों होता है? भाई अब जो है ना पहले तो क्या वो ब्लड जब न्यूबॉर्न था तो अपनी माँ से सीधा डायरेक्ट ब्लड ले रहा था। अब क्या करता है इस समय वो जो है ब्लड किससे ले रहा है? अपना खुद से ही बना रहा है, ले किसी से नहीं रहा। तो माँ जो है अब उसको जो दूध पिला रही है तो उस दूध में जो है आयरन की मात्रा कम होती है, तो इसकी वजह से वो धीरे धीरे उसका जो है क्या डाउन हो जाता है? हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है। तो 10.5 ग्राम उसका आ जाता है। फिर 1 साल का होता है तो फिर वो बढ़ने वापस से लग जाता है। तो 1 साल के बाद कितना हो जाता है? 12.5 ग्राम उसका जो है हीमोग्लोबिन हो जाता है। इसी तरह एडल्ट की बात करते हैं तो एडल्ट में हमने बता दिया पहले भी 14 से 18 ग्राम जो है ब्लड होता है। फीमेल में 12 से 15 ग्राम होता है। अब फीमेल को यदि 11 से कम है तो उसको एनीमिया की कैटेगरी में उसको रखा जाता है। और इस तरह से हमारा जो है एक इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी होता है, ESR, यानी ब्लड जो है कितनी देर में सेडिमेंटेशन हो रहा है यानी जम रहा है। तो इस तरह से जो है आज का हमारा ये टॉपिक है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी क्लास तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम भी आपको रोज़ रोज़ नई नई क्लास देते रहे। और वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू आप सभी को। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।